हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने एक वीडियो देख चुका है, पहले ही ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने वेदों के बारे में चर्चा की है। वेदों के साथ साथ पुराणों को भी देखा है। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो भारतीय इतिहास की विदेशी यात्रियों द्वारा मिलने वाली प्रमुख जानकारी है और कौन से वैज्ञानिक है क्या जानकारी देते हैं और उनकी पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपसे वादा किया है कि हम प्राचीन भारत जो एंसेंट हिस्ट्री है वहाँ से आपके लिए उन्हीं टॉपिक को कवर कराएंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट में एग्जामिनर का अप्रोच चल रहा है वहाँ पे एंसेंट हिस्ट्री का थोड़ा सा स्कोप कम कर दिया गया है। एंसेंट हिस्ट्री से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम देखें, तुलना करें मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री से, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन से प्रमुख विदेशी यात्री हैं और उनकी कौन सी पुस्तक है, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा है, भारत के में क्या योगदान लिखा है उन्होंने, इसी के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे जो हमारे लिए पहला नाम है वो पहला नाम है टेशियस का। तो टेशियस की बात करेंगे। टेशियस ये ईरान के थे, ईरान के एक राजवैद्य थे और इनका भारत के संबंध में जो विवरण मिलता है वह आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर है। यह हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको याद रखना है टेशियस ईरान का राजवैद्य था। इसके बारे में हम देखेंगे। जो अगले यात्री हैं वो हैं हेरोडोटस। आपको याद करना है हेरोडोटस, यहाँ पे हेरोडोटस लिखा है, आपको हेरोडोटस कर लेना, थोड़ा करेक्शन। देखेंगे हेरोडोटस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियाँ एवं अफवाहों से परिपूर्ण है। पर आपको याद रखना है हेरोडोटस की जो पुस्तक है हिस्टोरिका, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे और क्या है इनके बारे में। तो देखेंगे यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत जो सेलुकस था, भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा की और 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार जो मेगास्थनीज नाम का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, आपको याद रखना है मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने भारत में जो देखा उसका वर्णन इंडिका पुस्तक में किया था। मेगास्थनीज की आप एक फेमस पुस्तक है इंडिका, जो कई बार पूछी जा चुकी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और उस इंडिका पुस्तक में उसने भारत के वर्णन के बारे में क्या लिखता है ये देख लेते हैं। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर था पाटलिपुत्रा, ये आपको याद रखना है, जो सोन के संगम पर बसा था। इसकी लंबाई 950 मील, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जो इतिहास के पिता हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जिन्होंने इसने भारत और फारस संबंध का वर्णन किया है। इसके बाद देखेंगे मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, इनकी एक पुस्तक है इंडिका, जो लगभग कम से कम 10 बार पूछी जा चुकी है। ये इंडिका पुस्तक कम से कम 10 बार पूछी जा चुकी है, आपको याद रखना है इंडिका पुस्तक के बारे में। और इन्होंने सबसे बड़ा जो नगर बताया है वो पाटलिपुत्र को बताया है। तो देखेंगे मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे। मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। ये आपको ध्यान में रखना है मेगास्थनीज के बारे में। इसके बाद बात करेंगे जो अगले यात्री हैं वो हैं डायमेकस। डायमेकस को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायमेकस जो सीरिया नरेश सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे, जो बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे और ये किस युग से संबंधित थे? मौर्य युगीन थे। तो आपको याद रखना है डायमेकस कौन था? यह सीरिया नरेश सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायमेकस, याद रखना है डायमेकस कौन था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। इसके बाद चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है टालमी के बारे में। देखेंगे टालमी ने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारत की भूगोल पुस्तक किसने लिखी? तो टालमी ने लिखी है भारत की भूगोल नामक पुस्तक। टालमी का जो पूरा नाम था क्लाडियस टालमी है, जो कि एक ग्रीक खगोलशास्त्री, गणितज्ञ
भूगोल शास्त्र विद्वान थे। टालमी मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में रहते थे। पूछ सकता है आपसे, टालमी कहाँ रहते थे? मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में रहते थे और इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। यह एक ग्रीक खगोल शास्त्री थे। इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। टालमी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। टालमी के बारे में टालमी का पूरा नाम क्लाडियस टालमी था। हमने चर्चा की। ग्रीक खगोल शास्त्र, गणितज्ञ और भूगोल शास्त्र विद्वान थे। टालमी मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में रहते थे, हमने देखा है। उन्होंने सारा जीवन यही का उन्हें व्यक्तिगत जानकारी मौजूद की, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखेंगे जो अगला नाम है हमारे लिए प्लिनी। प्लिनी के बारे में चर्चा करेंगे। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में प्लिनी की एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में लिखते हैं। और ये पुस्तक का नाम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है कि नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है वह किसकी है, तो आपको याद रखना है नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है वह प्लिनी की है। प्लिनी की कौन सी बुक है, आपको याद रखना नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फाहियान के बारे में। कौन थे फाहियान? फाहियान की बात करेंगे तो फाहियान चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फाहियान थे जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। इसमें अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। चीनी यात्री फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आए और इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया और मध्य प्रदेश की जनता को सुख एवं समृद्धि बताया। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, किसने मध्य प्रदेश की जनता को सुख एवं समृद्धि की जनता बताया है, तो आपको याद रखना है किसने बताया है, फाहियान। फाहियान कौन थे? चीनी यात्री थे। और यदि बात करें फाहियान भारत में लगभग 14 वर्षों तक फाहियान भारत में रहे हैं। ये आपको याद रखना, सीधा पूछ देता है कि फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा। और फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए और इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और मध्य प्रदेश की जनता को सुख एवं समृद्धि बताया है। बढ़ते हैं अगले नाम की ओर। जो अगले यात्री हैं वो हैं हेनसोंग। किसकी चर्चा करेंगे हम? हेनसोंग की चर्चा करेंगे। देखेंगे हेनसोंग के बारे में कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है। हेनसोंग को देखते हैं। हेनसोंग जैसे ह से हेन, ह से हर्षवर्धन, आपको याद रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फाहियान चंद्र, आपको हेनसोंग याद कर लेना है, हेनसोंग हर्षवर्धन, हेनसोंग हर्षवर्धन, तो आपको फाहियान का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप हेनसोंग से हर्षवर्धन को रिलेट कर लेंगे तो आपको फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम हेनसोंग पहुंचा था, तो आपको याद रखना कपिसा। और हेनसोंग लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक भारत में ठहरा और 645 ईस्वी में पुनः चीन लौट गया। और यह बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है उसमें अध्ययन करने के लिए तथा भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथ एकत्र करने के उद्देश्य से भारत आया था। और यदि हम देखें कि जो इसका यात्रा, जो भारत में यात्रा विवरण था, यह सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। हेनसोंग का जो भारत में भ्रमण था वह सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसने लगभग 138 देशों का विवरण मिलता है। सीयूकी थी, इसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। उन्होंने हर्षकालीन समाज में धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया, जिसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसोंग के अध्ययन के समय सिंध का राजा शूद्र था और हेनसोंग के अध्ययन के समय जब हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था तो उस समय पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नालंदा विश्वविद्यालय। तो यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य शीलभद्र थे। इस आचार्य शीलभद्र हेनसोंग के समय थे, वहाँ के कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है। तो हमारे लिए हेनसोंग और फाहियान दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय और हेनसोंग को हमने जैसे रिलेट किया, हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में। और सबसे पहले भारतीय राज्य जो कपिसा पहुँचा था यह 15 वर्ष तक रहा, फाहियान 14 वर्ष तक रहा। आप याद सकते हैं, सबसे कम रहा फाहियान, छोटा है 14 वर्ष तक, हर्षवर्धन बड़ा है तो 15 वर्ष तक। ऐसे आप रिलेट्स कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अलबर्नी के बारे में। देखिए कौन थे अलबर्नी, क्या योगदान था इनका।
क्या जानकारी मिलती है। तो देखेंगे अलबर्नी साहब जो थे यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। सबसे पहले आपको याद रखना है अलबर्नी साहब यह बर्नी का था और किसके साथ भारत आया था, यह बर्नी का था एवं महमूद गजनवी के समय भारत आया था। इनकी एक प्रसिद्ध कृत है जिसे हम किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज नाम से जानते हैं। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल शास्त्र, विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भारत तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित थी। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला जाता है। ये कहा था अलबर्नी साहब। तो आपको इसमें से जो याद रखना है, क्या याद रखना है, अलबर्नी यह अरब का था, बर्नी का था, यह महमूद गजनवी के समय भारत आया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अलबर्नी किसके शासनकाल में भारत आया था। लेकिन देखिए इसकी प्रसिद्ध कृति है कौन सी, किताबुल हिंद, तहकीके हिंद जिसे कहते हैं, या तो कह सकते हैं भारत की खोज। यह किसकी है, अलबर्नी की है। यह महमूद गजनवी से भारत आया था और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म ग्रंथ, दर्शन, त्यौहार, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे जो अगला नाम हमारे लिए है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखेंगे तारानाथ। किसके बारे में देखेंगे, तारानाथ। यहाँ पे हम देखेंगे तारानाथ के बारे में। तो तारानाथ की बात करेंगे तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। सबसे पहले आपको याद रखना है ता से तारा, ता से तिब्बत। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे जिन्हें कग्यूर तथा कग्यूर तारानाथ के क्या किया था, कग्यूर तथा तंग्यूर। आपको तग्यूर नहीं है, ये आपको याद रखना है क्या है, तंग्यूर है, ना कि टग्यूर है। ये आपको टंग्यूर याद रखना है, टग्यूर है ना कि तंगूर है। तो इन्होंने यह तारानाथ कौन थे, एक तिब्बती लेखक थे जिन्होंने कग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनका जो है रचना था इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है, तारानाथ के बारे में भी याद रखना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक और नाम देख लेते हैं। बात करेंगे हम मार्को पोलो के बारे में। मार्को पोलो कौन थे, मार्को पोलो, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इन्होंने भी कुछ भारतीय इतिहास के बारे में कुछ बताया है। तो 13वीं शताब्दी में यह पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। कहाँ, 13वीं शताब्दी में यह पांड्य देश की यात्रा के लिए भारत आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। पांड्य इतिहास, यदि हम पांड्य इतिहास देखते हैं, पांड्य इतिहास में इनके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, मार्को पोलो। तो आपको याद रखना था ये इटली के थे, इनको भी याद में रखना है हम, मार्को पोलो। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन थे मार्को पोलो, कहाँ के थे। इसके बाद यदि आपको हमारे इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, टेलीग्राम चैनल हमारा है बिंद स्टडी हब को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिंद स्टडी हब को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और आप सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके लिए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।